तो आज हम एक ऐसी क्राइम स्टोरी की बात करने वाले हैं जो बहुत वायरल हुई। हमारा मकसद ये समझना है कि ऑनलाइन जो दावे किए जाते हैं और जो असल कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें आखिर फर्क क्या होता है। अब देखिए, जब भी कोई ऐसी क्राइम स्टोरी ऑनलाइन आती है ना, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई असली कहानी क्या है जो हम देख रहे हैं। क्या वो वाकई में पूरी सच्चाई है? आज के डिजिटल जमाने में ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक अनवेरिफाइड रिपोर्ट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि आरोपों का मतलब क्या है, जांच की प्रक्रिया क्या होती है समझेंगे, और फिर किसी पर भी दोष मढ़ने का खतरा क्या होता है ये भी जानेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि असल में सेफ्टी बेहतर होती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ज़्यादातर जो ऑनलाइन वायरल कहानियां होती है ना, उनकी जड़ यहीं होती है। मतलब जानकारी आधी अधूरी होती है, कोई कंफर्मेशन नहीं होता। तो ये जानकारी आती कहाँ से है? अक्सर होता क्या है कि कोई ताज़ा लोकल घटना होती है, वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। और कई बार तो कमाल की बात यह है कि अलग अलग केस की डिटेल्स को मिलाकर एक पूरी की पूरी नई कहानी बना दी जाती है। इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा रुकना, सोचना बहुत जरूरी है। तो अब अगला सवाल यह है कि इन बिखरी हुई जानकारियों को कानून की नज़र से कैसे देखा जाता है? मतलब इनसे क्या सुराग मिल सकते हैं? अब जरा यहां देखिए, जब हम इन सारे बिखरे हुए आरोपों को एक साथ रखते हैं तो एक पैटर्न सा दिखता है। पुलिस के नजरिए से देखें तो ये एक सोचा समझा, वेल कोऑर्डिनेटेड हमला लगता है जिसमें हर किसी का एक खास रोल था। कोई मेन अटैकर था तो कोई हथियार लेकर आया। और जब आरोप इतने सीरियस होते हैं ना, तो पुलिस भी बहुत गंभीर कानूनी धाराएं लगाती है, जैसे कि गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा करना, जिसे दंगा कहते हैं, हत्या की कोशिश, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब ये हमला पहले से प्लान किया गया था। अच्छा, तो ये तो हो गए आरोप, लेकिन इन आरोपों के धुंधलेके से सच तक पहुंचने के लिए जो कानूनी एजेंसियां हैं वो आखिर करती क्या हैं? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, जांच का जो रास्ता है ना, वो कई पड़ावों से होकर गुजरता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, गवाहों के बयान लिए जाते हैं, और यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है, दोषी कौन है इसका फैसला सोशल मीडिया की भीड़ नहीं करती। ये काम सिर्फ और सिर्फ अदालत का है। ठीक है, तो अब तक हमने केस की बात की, लेकिन अब जरा इस मामले की बारीकियों से हटकर एक ज्यादा गहरे और ज्यादा बड़े सामाजिक खतरे पर बात करते हैं। और वो खतरा है जब किसी भी क्राइम को एक मजहबी, एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सबक आता है कि अपराध कोई एक व्यक्ति करता है, उसका पूरा समुदाय नहीं। जिम्मेदारी हमेशा इंडिविजुअल होती है, कलेक्टिव नहीं। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, यहां दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक रास्ता है इंसाफ का, जो सिर्फ आरोपी पर फोकस करता है, और दूसरा रास्ता है नफरत का, जो एक सांप्रदायिक कहानी बनाकर पूरे समाज में डर और तनाव फैलाता है। और इससे होता क्या है? हिंसा भड़कने का खतरा पैदा हो जाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई काल्पनिक डर नहीं है। जब अपराधों को मजहब के चश्मे से देखा जाता है तो इसका नतीजा असल दुनिया में सड़कों पर हिंसा के रूप में सामने आ सकता है। और हमारा इतिहास हमें इस बारे में चेतावनी देता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में ठीक यही हुआ था, जहां झूठी खबरों और सांप्रदायिक नफरत ने बड़े पैमाने पर हिंसा को जन्म दिया। यह हमें याद दिलाता है कि दांव पर क्या लगा हुआ है, हमारा सोशल फैब्रिक, हमारा सामाजिक सौहार्द। तो सवाल यह है कि अगर एक दूसरे पर दोष मढ़ना सलूशन नहीं है, तो फिर असली सलूशन है क्या? वो कौन से कदम हैं जो वाकई हमारे समाज को, हमारे मोहल्ले को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, असली सेफ्टी डर या नफरत फैलाने से नहीं आती, वो आती है एक मजबूत सिस्टम से। एक ऐसा सिस्टम जहां कानून तेजी से अपना काम करे, जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, और सबसे जरूरी, अफवाहों पर लगाम लगाई जाए। जब पुलिस और लोग यानी कम्युनिटी एक दूसरे पर भरोसा करके साथ काम करते हैं ना, तब जाके सुरक्षा की असली नींव रखी जाती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जब कोई कहानी बिजली की रफ्तार से फैल रही हो तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? शायद यही कि हम एक पल रुकें, सच को परखने की कोशिश करें, और किसी भी कहानी को नफरत का हथियार बनने से रोकें। ये हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी